नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमारा टॉपिक है डेट इक्विटी रेशो। ये डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और जानते हैं व्हाट इज डेट इक्विटी रेशो, इसका उपयोग क्या है, इसका करना क्या है। तो डेट इक्विटी रेशो जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशो का हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, डेट इक्विटी रेशो मतलब इसमें दो चीजें रहने वाली है। एक रहेगा डेट मतलब कर्जा, लोन, और इक्विटी का मतलब होता है ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है। तो डेट और इक्विटी, इसका रेशो जो होता है ये होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। मतलब डेट का अमाउंट जितना भी है डिवाइडेड बाय इक्विटी अमाउंट, ये है फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशो का। अब ये फॉर्मूला, इसमें डेट का मतलब क्या है, कौन से टाइप के डेट हमें कंसीडर करने हैं, ये हम अभी समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं आपको डेट क्या है ये भी समझाऊंगा, मैं आपको इक्विटी क्या है ये भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस। तो अलग अलग फैमिली ऑफ रेशोज है, हम बहुत सारे रेशोज के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें अलग अलग फैमिली है। तो एक सॉल्वेंसी रेशोज नाम की एक फैमिली होती है। तो सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट ही डेट इक्विटी रेशो है। और डेट इक्विटी रेशो से आपको किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी समझने वाली है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपने इंसॉल्वेंट ये वर्ड जरूर सुना होगा। इंसॉल्वेंट मतलब जो पैसा चुकता करने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, डूबित खाता। तो इनसॉल्वेंट का अपोजिट होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, इसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, मतलब ये लॉन्ग टर्म में जिंदा रहेगी क्या, इसके पास सफिशिएंट कैश है क्या, इसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टीज है क्या, ओनर का पैसा कितना लगा है बिजनेस में और बाहर वालों का पैसा कितना लगा है बिजनेस में, ये आप जान सकते हैं डेट इक्विटी रेशो से। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब इस कंपनी की, इस बिजनेस की हैसियत क्या है लॉन्ग टर्म में, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर ये बंद होता है किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी दिन, ये अगर बंद होता है तो इन्वेस्टर का पैसा वापस मिल सकता है क्या, ये पता चलेगा आपको डेट इक्विटी रेशो से। तो डेट इक्विटी रेशो समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि डेट मतलब लोन कौन कौन से लेंगे हम। एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हम हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही कंसीडर करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सारी की सारी लायबिलिटी लेते हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि यहाँ पे सारी लायबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए। आपने सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब जिसको एक साल के अंदर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही लायबिलिटीज़ हमने यहाँ पे लेनी चाहिए। इसके बारे में दो विचार प्रवाह है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ही लेना है। अब यहाँ पे दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है इक्विटी का। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है, ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। और इसे हम या तो शेयर कैपिटल कह सकते हैं या तो रिजर्व्स कह सकते हैं। कभी कभी ये रिजर्व्स के फॉर्मेट में भी होता है, कभी कभी ये रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मेट में भी होता है, कभी कभी ये नेट प्रॉफिट के फॉर्मेट में भी होता है। तो ये चारों चीज़ें जो है, ओनर्स मनी, कैपिटल, शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व, सरप्लस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इक्विटी का ही पार्ट है। मतलब ये ओनर का ही पैसा है। जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है उसके ऊपर भी हक ओनर का ही होता है। तो प्रॉफिट भी इक्विटी का पार्ट होता है। अब प्रॉफिट हमने लगातार कमाया, पहले साल में कमाया, दूसरे साल में कमाया, तीसरे साल में कमाया, और इस प्रॉफिट को हमने खर्चा नहीं किया है, इसको हमने साइड में करके रख दिया। तो ये साइड में करके रखा मतलब ये होगा हमारे लिए रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग भी हमारे लिए इक्विटी का ही पार्ट है। अब हम कैलकुलेशन समझेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये कैलकुलेशन समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव डेटा दिखा रहा हूँ। मेरे पास एसबीआई की बैलेंस शीट है और एसबीआई की बैलेंस शीट के फिगर्स मैंने यहाँ पे आपके सामने ले लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एसबीआई की बैलेंस शीट है। इसमें सारे के सारे फिगर असली है, कहीं पे भी कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है।
तो आप देखिए डेट अपॉन इक्विटी ये रेशो हमें निकालना है। तो एसबीआई का डेट इक्विटी रेशो क्या है? वैसे एसबीआई की सॉल्वेंसी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बैंक है ये, हमारे देश का सबसे ताकतवर बैंक है। लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के सोचा कि आपको एसबीआई की बैलेंस शीट के साथ में मैं आपको दिखा दूँ व्हाट इज़ डेट इक्विटी रेशो। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म डेट कितना है और इक्विटी कितना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी। ये जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है इक्विटी का फिगर, और दूसरा फिगर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये टोटल मैंने कर लिया है, जो ऊपर का टोटल है वो है इक्विटी का, नीचे का जो टोटल है वो है डेट का। अब डेट अपॉन इक्विटी ये 33 लाख, ये सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ से याद रखिए। 33 लाख करोड़ से ये, करोड़ से ये याद रखिए। तो 33,54,289 करोड़ ये हो गया हमारा डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी कितना हो गया? इक्विटी हमारा है डिवाइडेड बाय, हम इक्विटी करेंगे तो इक्विटी आ रहा है हमारा 2,40,532। तो डेट अपॉन इक्विटी ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है डेट इक्विटी रेशो ये है 13.95। मतलब 1 रुपया एसबीआई ने खुद ने लगाया है और 13 रुपये 95 पैसे दूसरे के लगे हैं बिजनेस में। अब यही हम पिछले साल का भी कंपेयर करना चाहिए। ये है 31 मार्च, पहले जो हमने देखा था वो था 31 मार्च 19 का। अभी पिछले साल की बैलेंस शीट हमारे पास है तो पिछले साल की भी हम फिगर कंपेयर करेंगे। तो पिछले साल मतलब 2018 की फिगर क्या है? 2018 का डेट इक्विटी रेशो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट होने के बाद ये कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है 13.16। तो पिछले साल मतलब 2018 में जो डेट इक्विटी रेशो था उससे ये रेशो बढ़ गया है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। पहले हम डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला समझेंगे और उसका कैलकुलेशन भी समझेंगे। अब मैंने आपको एक एसबीआई दिखाया, एक और इंडस्ट्री लेता हूं मैं, वो लेता हूं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो जायंट है वो जायंट है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की बैलेंस शीट के फिगर मैंने मेरे पास लिए और ये असली फिगर आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एसेट के फिगर नहीं लिए क्योंकि एसेट का फिगर फिलहाल हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं, उसका कोई काम नहीं है। तो लायबिलिटी साइड में देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कितनी है और इक्विटी कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा इक्विटी का फिगर। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। और उसके बाद दूसरा जो फिगर है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो भी लॉन्ग टर्म, ये है 789। ये भी फिगर्स इन क्रोर्स है, रुपीज इन क्रोर्स। अब आप देखिए कि डेट इक्विटी रेशो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी क्या आएगा हमारा? 789 डिवाइडेड बाय इक्विटी की जो टोटल है वो है 62,711। ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो क्या आता है? देखिए आप, डेट इक्विटी रेशो हमारा आ रहा है 0.012, जो कि बहुत ही कम है एसबीआई से। एसबीआई का था 13.95, ये तो 1 भी नहीं है, ये 1 से भी कम है। तो इतना कम डेट इक्विटी रेशो, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? चलिए इसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास पिछले साल के फिगर्स है, तो पिछले साल के जो फिगर है उसके ऊपर ही आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी हम फिर से एक बार डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करेंगे। 713 ये है डेट हमारा, और इक्विटी जो है ये है हमारी 63,502। 713 डिवाइडेड बाय, ये भी रुपीज इन क्रोर्स है, 713 डिवाइडेड बाय 63,502। ये करने के बाद हमें जो डेट इक्विटी रेशो मिल रहा है वो है 0.011। इसका डेट इक्विटी रेशो पिछले साल में कम था, 2018 में कम था, 2019 में बढ़ गया है। एसबीआई के भी केस में यही था। अब एक और इंडस्ट्री लेता हूं मैं, अलग इंडस्ट्री, वो है एल&टी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, जहां पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के क्या हाल है, वहां पे भी हम डेट इक्विटी रेशो देखेंगे। ये भी असली डेट इक्विटी रेशो है। यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस शीट नहीं दिखाया, सीधे वहां से जो फिगर्स थे उठा लिए। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड जो है वो आपके सामने है, ये भी रुपीज इन क्रोर्स है। तो 62,000 करोड़, 62,222 करोड़। और नेट नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है, नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये है 75,344 करोड़, 75,000 करोड़। तो यहाँ पे हमारा डेट इक्विटी रेशो क्या आएगा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे है 1.21।
अब मैंने आपको 3 अलग अलग इंडस्ट्री के डेट इक्विटी रेशो दिखाए हैं। ये 3 अलग अलग इंडस्ट्री के डेट इक्विटी रेशो, इसका मतलब क्या है और इसका हमें करना क्या है, और आइडियली हमारा डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए। आइडियली हमारा डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब इसको देखने का नज़रिया 2 लोगों का अलग अलग हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं और शेयर खरीदने के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं जिसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आपने डेट इक्विटी रेशो ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पे आपके लिए डेट इक्विटी रेशो क्या रहना चाहिए, वहाँ पे लेस देन 1 अगर है तो बहुत खुशी की बात है। अब लेस देन 1 का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा था इन्फोसिस का डेट इक्विटी रेशो लेस देन 1 है, 1 से कम है, बहुत ही कम है। अब इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 ये कब आएगा, ये तब आएगा जब डेट मतलब लोन कम है और इक्विटी ज़्यादा है, मतलब ओनर का पैसा, खुद का पैसा जो बिजनेस में लगा है वो ज़्यादा है और बाहर से लिया हुआ पैसा कम है। इसका मतलब ओनर को बिजनेस की चिंता ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि उसका खुद का पैसा बिजनेस में लगा है, तो ओनर अच्छा बिजनेस करेगा और अपने पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये जो चीज़ है डेट इक्विटी रेशो, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो डेट इक्विटी रेशो जहाँ पे उसका लेस देन 1 है वहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट हो गया, इसके साथ बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दिस माइट बी वन ऑफ द एस्पेक्ट, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल जो कि एसएमई एंगल हो सकता है। अगर आप एसएमई बिजनेस ओनर है और आप बैंक के पास चले गए लोन मांगने के लिए, तो बैंक वाले क्या देखेंगे आपके बिजनेस में, बैंक वाले ये देखेंगे कि आपका डेट इक्विटी रेशो अराउंड 2 होना चाहिए, 2 के आसपास। अब 2 के आसपास, या फिर बैंक वाले ये समझ के चलते हैं कि 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या कि आपका जो डेट है वो 200 है और इक्विटी है 100। अब ये केस में डेट अपॉन इक्विटी हम करेंगे तो रेशो आएगा 2। मतलब बैंक वाले लेंडर्स जो है, जो आपको पैसा दे रहे हैं, वो ये मान के चलते हैं कि आपका खुद का जो पैसा बिजनेस में लगा है वो 100 है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये बाहर से ले सकते हैं या लेना चाहिए। अगर आप 400 रुपये का लोन ले रहे हैं, खुद का पैसा 100 रुपये लगा है और 400 रुपये बाहर से लिए, तो ऐसे केस में डेट इक्विटी रेशो हो जाएगा 4:1, मतलब 4। अगर आपका पैसा बिजनेस में लगा है 100 रुपये और बाहर से आपने लोन लिया है 400 रुपये, तो इसका मतलब आपका 20% स्टेक है बिजनेस में और 80% स्टेक मतलब एक्चुअल स्टेक नहीं, लेकिन रिस्क जो है, एक्चुअल रिस्क 80% रिस्क तो बाहर वालों ने लिया है। अब आपका बिजनेस अगर बंद होता है तो आपका 20% ही डूबेगा, बाहर वालों का 80% डूबेगा। तो आपको अपने पैसे की चिंता उतनी नहीं रहेगी जितनी बाहर वालों को उनके पैसे की चिंता है। तो ये अपर लिमिट ऑफ डेट इक्विटी रेशो जो लेंडर्स होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं, वो ये सोच के चलते हैं कि अगर आपको 200 रुपये लोन चाहिए तो 100 रुपये आपको खुद को लगाना पड़ेगा। मतलब आप भी बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, बराबर के तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आपका 1/3 आपका हिस्सा रहेगा, तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो बैंक वाले हमेशा ये चाहेंगे कि 2 से ज़्यादा कभी भी डेट इक्विटी रेशो ना जाए। तो ये 2 अलग अलग एंगल्स होते हैं डेट इक्विटी रेशो की तरफ देखने के। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री वाइज डेट इक्विटी रेशो में बताता हूँ आपको कि ये कब कैसे हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि इन्फोसिस का जो रेशो था वो 1 से भी कम था और 0.01, 0.012 ये ऐसा इतना कम था। और एसबीआई का हमने देखा 13.95, एल&टी का हमने देखा 1.21। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के रेशोज हो सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ 3 बेसिकली टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। एक होती है सर्विस इंडस्ट्री,
इन्फोसिस ये सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, बैंक भी सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन बैंकिंग में कायदे कानून अलग है, बैंकिंग का बिजनेस ही अलग है, बैंकिंग का तरीका अलग है। सर्विस इंडस्ट्री में होता क्या है कि यहाँ पे आदमी को, किसी भी बिजनेसमैन को लोन की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बार डेटर्स भी नहीं होते हैं, तो डेटर्स और स्टॉक, डेटर्स हो सकते हैं लेकिन डेटर्स भी नहीं हो सकते, ऐसी इंडस्ट्रीज़ है कुछ जैसे पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे कोई डेटर नहीं रहेगी, आप एडवांस में पैसा लेंगे और प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी 50% एडवांस 20% एडवांस लेने की सिस्टम होती है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटर्स बहुत कम रहेंगे, सर्विस इंडस्ट्री में डेटर्स बहुत कम रहेंगे, तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो मतलब लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीनरीज आपको खरीदनी नहीं है, बहुत बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत यहाँ पे कम पड़ने वाली है, तो यहाँ पे आपका लोन रहेगा कम और खुद का पैसा रहेगा ज़्यादा। तो सर्विस इंडस्ट्री में डेट इक्विटी रेशो हमेशा लो रहेगा या रहना चाहिए। उसके बाद है ट्रेडिंग में आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप माल खरीदेंगे बेचेंगे, आपके डेटर्स भी रह सकते हैं, तो आपको पैसा बाहर से लगने वाला है, तो यहाँ पे आपका डेट इक्विटी रेशो एज कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री ये ज़्यादा रहेगा। और इससे ज़्यादा आपका डेट इक्विटी रेशो रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के केस में। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको इक्विपमेंट लगेंगे, मशीनरीज लगेगी, जगह लगेगी, बहुत सारा पैसा लगेगा, तो यहाँ पे आपको बाहर से पैसा लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो हमेशा हाई रहने वाला है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग एंड एज कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। मित्रों, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो डेट इक्विटी रेशो के बारे में। मुझे आशा है कि आपको आज डेट इक्विटी रेशो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अपने बिजनेस में डेट इक्विटी रेशो क्या है ये आज ही आप ज़रूर चेक करें। और अगर आप बिजनेस ओनर है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेशो, क्योंकि जब भी आप बैंक में लोन मांगने के लिए जाएंगे तो बैंक वाले आपका डेट इक्विटी रेशो ज़रूर चेक करेंगे। आज का वीडियो सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे हम अगली बार इसी तरह के किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे अपना संदेश ज़रूर पहुंचा सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ज्ञान और खुशी आप भी बांटिए, मैं भी बांटता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।